आपने ये भी समाचारों में सुना होगा कि अमेरिका ने भारत पर जो टैरिफ आरोपित किया उसमें एक पेनलाइज या सजाकारी टैरिफ था। क्यों? यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो आपने दो शब्द सुने होंगे। देखिए, मैंने भी अपनी चर्चा में अधिकांशतः इकोनॉमी शब्द का इस्तेमाल किया, अर्थव्यवस्था शब्द का इस्तेमाल किया, अर्थशास्त्र का नहीं किया। मेंस के सिलेबस में पहली एक यूनिट को अगर हम छोड़ दें तो चीजें यूपीएससी ने थोड़ी सरल रखी है। सरल कैसे रखी है? इकोनॉमी में आज भी कंसेप्ट की है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थक चुके हैं? नहीं थके? चलिए, इससे पहले कि सेशन में स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं क्लास का कंपोजिशन जानना चाहूँगी। मतलब आप बच्चे अभी नए हैं, पहले पढ़ चुके हैं, क्या है? अभी आप लोग फ्रेश हैं, इससे पहले तैयारी का कोई अनुभव नहीं है। चलिए, इस परीक्षा के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? कुछ बेसिक, एग्जाम्स कितने हैं, चरण कौन से हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं? अच्छा, सिलेबस, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, ऐसा कुछ देखा है? कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ देखा है, बट हाँ, बहुत कॉन्फिडेंटली हम नहीं कह सकते कि हमने चीज़ें अभी देखी है। ठीक है, अभी तक लगभग 2 सब्जेक्ट्स पर आपसे बातचीत हो चुकी है। अभी जो तीसरा सब्जेक्ट हम देखेंगे वो क्या है? अर्थव्यवस्था, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इकोनॉमी। अब जब ये शब्द आप सुनते हैं तो आपके मन में क्या भाव आता है? कैसा फील होता है इस विषय के संदर्भ में बातचीत करके, या इस विषय को पढ़कर, या इस विषय के बारे में सोचकर? अच्छा लगता है? समझ में आता है? या बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी तुलना में थोड़ा मुश्किल लगता है? क्या भाव है? बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताएंगे। बैकग्राउंड है किसी का? इकोनॉमी से किसी ने कुछ पढ़ा है एकेडमिक्स में? नहीं? चलिए, तो बताएंगे, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है। सेशन इंटरेक्टिव रहेगा, जितना इंटरेक्टिव रहेगा चीज़ें मेरे लिए भी सहज रहेंगी और आपको भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए फटाफट बताएंगे कैसा अनुभव होता है इकोनॉमी को देखकर, इस शब्द को सुनकर। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, अगर इनसे मैं तुलना करूं तो क्या भाव आता है? सहजता थोड़ी कम है या थोड़ी ज़्यादा है? कम है? थोड़ा डर लगता है? जब हम एकेडमिक्स के लेवल पर इकोनॉमी को नहीं पढ़ चुके होते तो सामान्यतः अन्य विषयों की तुलना में इकोनॉमी हमें ज़्यादा परेशान करती है। कारण क्या है? कुछ ना कुछ तो ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का हमने सुना होता है। पॉलिटी तो दिन प्रतिदिन जो घटनाक्रम चल रही हैं कहीं ना कहीं कुछ सुनने में, समझने में आ जाता है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इतिहास की, तो किसी ना किसी राजा, महाराजा, हुमायूं, बाबर, सबके बारे में कहीं ना कुछ हमने सुना होता है। इकोनॉमी एक ऐसा विषय है जिसमें आप जी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सबसे कम जिसके बारे में हम विचार करते हैं, या हमें लगता है जिस विषय के बारे में सबसे कम हम जानते हैं, वह विषय कौन सा है? इकोनॉमी है। क्योंकि चीज़ें कई बार हमारे आसपास घटित होती रहती हैं, लेकिन जब तक हम उनसे रूबरू नहीं होते तब तक हमें लगता है कि इन चीज़ों या इन बातों से तो हम काफ़ी परे हैं। तो आज के सेशन में हम कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम बातें नहीं करेंगे। सेशन 3 बातों पर केंद्रित रहेगा। थोड़ा तो हम इकोनॉमी को जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आज के बाद अगर आप क्लासेस भी नहीं करते तो भी आपको इकोनॉमी का शब्द सुनकर भय ना लगे, आप सहज कंफर्टेबल महसूस करो। दूसरी बात, पढ़ना क्या है, यानी थोड़ा सा सिलेबस और पीवाईक्यू पर बात होगी, क्योंकि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी की बात हो या किसी भी विषय की बात हो, सिलेबस या पीवाईक्यू के बिना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। और तीसरा हम बात करेंगे कि जब इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है तो इसे अप्रोच करने की आपकी रणनीति या स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले इस शब्द इकोनॉमी को लेकर जो भय का माहौल बना हुआ है उसे थोड़ा सा दूर करते हैं। आप
कहीं आकर कोई डेमो क्लास ले रहे हैं, कोई ओपन सेशन अटेंड कर रहे हैं, या फिर किसी XYZ संस्थान में आप लोग एडमिशन भी ले लेते हैं। क्या है ये? आर्थिक गतिविधि, क्योंकि आप शिक्षा जैसी सेवा को प्राप्त करने के लिए कहीं पर कोई भुगतान कर रहे हो। आप जहां से भी आए, अभी अपने अपने राज्यों से आए, या दिल्ली में आप कहीं रह रहे थे, मुखर्जी नगर में रह रहे थे, वहां से यहां तक आए, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से आए? ऑटो से आए, बस से आए, कोई मेट्रो से आया? आप कौन सी सेवा का इस्तेमाल कर रहे थे? परिवहन सेवा का इस्तेमाल कर रहे थे, और सेवा के बदले जो भी चार्ज बनता है उसका आपने भुगतान किया। आपने पुस्तक खरीदी, आपने बैग खरीदा, शर्ट खरीदी, टॉप खरीदा, जींस खरीदा, सब खरीदा, आपने कोई भुगतान किया और इसके बदले में इन वस्तुओं को खरीदा। आपने क्या किया? आर्थिक गतिविधि में अपनी हिस्सेदारी निभाई। बहुत सारे लोग होंगे किसान परिवार से हैं, कोई नौकरी पेशा वाले परिवार से है, कोई बिजनेसमैन फैमिली से है, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हैं। आपके घर परिवार की जो भी आर्थिक पृष्ठभूमि है, किसान उत्पादन कर रहा है। उत्पादन क्या है? आर्थिक क्रियाविधि या आर्थिक गतिविधि। किसी का छोटी सी फैक्ट्री है, बिजनेस है, शर्ट बनाई जा रही है, सूट बनाया जा रहा है, कुछ भी ऐसा है, क्या है? आर्थिक उत्पादन हो रहा है, मतलब आर्थिक गतिविधि चल रही है। आप रोजगार में हो, या आपके परिवार में कोई रोजगार में है, मान लीजिए शासन प्रशासन में, आप पढ़ लिख कर IAS IPS बन जाओगे, आप भी कुछ प्रदान करोगे समाज को, जिसके बदले सरकार आपको भुगतान करेगी। क्या प्रदान करोगे आप? प्रशासनिक सेवाएं। यानी आप देखोगे कि हम दिन भर आर्थिक गतिविधियों से घिरे हुए हैं, लेकिन हम कभी इन पर ध्यान नहीं दे पा रहे। आप यहाँ तक छोड़िए, मजाक लगेगा, लेकिन आज के समय में तो व्यक्ति के जो संबंध हैं वो भी आर्थिक गतिविधियों से अत्यधिक प्रभावित हो चुके हैं। व्यक्ति को छोड़िए, आप राष्ट्रों के बीच बात कीजिए, राष्ट्रों के बीच जो आपसी संबंध है, किस राष्ट्र को किस दूसरे राष्ट्र के संदर्भ में अपनी रणनीति किस प्रकार की रखनी है, कठोर रखनी है या थोड़ी सरल और सॉफ्ट रखनी है, ये भी आर्थिक आधार पर निर्धारित हो रहा है। आप नए बच्चे हैं, मुझे पता है बहुत गहराई वाली बातें आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी, लेकिन ये तो आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ आरोपित किया। आपने ये भी समाचारों में सुना होगा कि अमेरिका ने भारत पर जो टैरिफ आरोपित किया उसमें एक पेनलाइज या सजाकारी टैरिफ था। क्यों? क्योंकि भारत रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है। जब ये पूरा मामला आप सुन रहे होंगे तो कोई ना कोई न्यूज़ एंकर चिल्ला चिल्ला कर ये जरूर बता रहा होगा कि सिर्फ भारत ही नहीं अपितु चीन भी है जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है। और अगर हम वैल्यू की बात करें तो चीन भारत से कहीं अधिक मात्रा में रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है। फिर अमेरिका द्वारा जो प्रतिबंध आरोपित किए गए या फिर जो टैरिफ लगाया गया वो भारत पर क्यों लगाया गया? जब गहराई से इस प्रश्न पर विचार करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी दूसरे पर कितनी निर्भरता है। आर्थिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर वो ये निर्धारित करती है कि आपकी किसको लेकर किस प्रकार की रणनीति रहेगी। मामला पूरा ये बनता है कि चीन के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जो है आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण है, जिसमें मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि चीन का एकाधिकार है। इसी संदर्भ में आपने सुना होगा रेयर अर्थ मटेरियल। अगर आप न्यूज़पेपर इत्यादि भी पढ़ रहे हैं, लास्ट 2, 3, 4 दिन की भी इकोनॉमी की न्यूज़ आपने कवर की हो तो रेयर अर्थ मटेरियल चर्चा में रहा। अब रेयर अर्थ मटेरियल की आपूर्ति श्रृंखला पर चीन का अच्छा खासा नियंत्रण है। ये ऐसे मटेरियल है जिनकी यूएसए को भी आवश्यकता है। तो अगर आपने चीन पर प्रतिबंध लगाया या ज़्यादा टैरिफ आरोपित किया तो वो आपको बदले में उत्तर दे सकता है। और वो उत्तर क्या होगा? वो रेयर अर्थ मटेरियल की आपूर्ति आपको रोक सकता है। इसीलिए तो चीन और रशिया के बीच जो मीटिंग है वो इतने लंबे समय से चर्चा में बनी हुई है। तो यानी सिर्फ इतना समझना है कि इकोनॉमी हर जगह है। व्यक्तिगत संबंधों से लेकर राष्ट्रों के बीच जो संबंध है वहां तक इकोनॉमी का प्रभाव है। और एक व्यक्ति है जो आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। कहीं आप उत्पादक बन
बनोगे, कहीं आप वितरक बनोगे और कहीं कोई दूसरा व्यक्ति उपभोक्ता बनेगा, लेकिन इन आर्थिक गतिविधियों में कहीं ना कहीं अपना योगदान जरूर देगा। अच्छा, एक और बात, इकोनॉमी की जो भारी भारी टर्म्स हमें पढ़ने में लगती हैं, जब आप उन्हें रियल लाइफ से जोड़कर देखोगे तो आप देखोगे कि यही तो सब हम सब कर रहे हैं। जैसे एक शब्द मैं आपको बताऊंगी, एक वाक्यांश मैं आपको बताऊंगी, आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में सुना होगा, अवसर लागत। अवसर लागत सुना है, यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा है। अब ये शब्द सुनने में इतना भारी लगता है कि पता नहीं इसका क्या अर्थ होगा, लेकिन जब आप अपने जीवन से जोड़कर चीज़ों को देखोगे और समझोगे तो आप देखोगे कि इकोनॉमी को समझना किसी भी अन्य विषय को समझने की तुलना में कहीं आसान है। बहुत कुछ रटना नहीं है, कुछ मोटा मोटा फैक्ट फिगर है, उसके अलावा चीज़ों को समझते जाओ और समझ के आधार पर ही, चाहे प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हो या मुख्य परीक्षा के प्रश्न हो, उनका अच्छा उत्तर आप दे सकते हो। अवसर लागत क्या बताती है? आप यूपीएससी के लिए तैयारी करने के लिए आए, आप जो भी एकेडमिक्स के स्तर पर पढ़ रहे थे, आपके पास दूसरा भी तो ऑप्शन था, जो आप पढ़ रहे थे उसे कंटिन्यू कर सकते थे, वहां से आप कोई नौकरी प्राप्त कर सकते थे। तो आपने यहाँ आकर तैयारी करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के चक्कर में जो दूसरा विकल्प आपने खो दिया, वही क्या है? आपकी अपॉर्चुनिटी लागत है। सेम बात आपके घर परिवार वालों के पर्सपेक्टिव से सोचिए जरा। आपके परिवार वालों ने खर्च करके आपको दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन जो खर्च वो वहन करेंगे या जो संसाधन वो आप पर लगाएंगे, हो सकता है उतने संसाधन या धन खर्च करके अपना जीवन स्तर बेहतर कर लेते, हो सकता है जमीन का एक टुकड़ा खरीद लेते, क्योंकि अपने गांव घर में जमीन को लेकर अत्यधिक प्रेम देखने को मिलता है, लेकिन नहीं, उन्होंने उन अवसरों को खोया और आप पर निवेश किया। तो वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो हर एक चीज का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कहने का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था की जो दिखने वाली भारी भरकम संकल्पनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं बड़े प्रतिशत तक आम जनजीवन से जुड़ी हुई है, आवश्यकता है तो एकदम सहज मन, शांत भाव से उन्हें देखने और समझने की। अगर इकोनॉमी को लेकर जो डर है, उस डर पर आपने नियंत्रण पा लिया तो आप समझो कि 50% काम हो गया। फिर तो क्या करना है? कंसंट्रेट करके इस विषय को समझने की कोशिश करनी है। क्लियर है? ठीक है। अभी हमने बात की आर्थिक गतिविधियों की। मैंने कहा कि हम सभी आर्थिक गतिविधियों में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जैसे अभी के लिए अगर मैं मानूं कि मैं एक सेवा प्रदाता हूं, आपको सेवा दे रही हूं, उससे पहले जो लोग आए उन्होंने आपको शिक्षा सेवा दी, और हमारे पर्सपेक्टिव से हम आपको क्या कह सकते हैं? अगर इकोनॉमी की लैंग्वेज में बात की जाए तो आप उपभोक्ता हैं। तो हमें पता है कि वस्तु और सेवाओं का लेन देन हो रहा है, आर्थिक क्रियाकलाप घटित हो रहे हैं। जैसे सिंपल सी बात, हम सिर्फ ध्यान नहीं देते, पता हमें सब है। आप किसी पार्लर में, किसी बार्बर नाई के पास अपना कोई भी काम करवाने के लिए गए और आप सेटिस्फाई हैं या सेटिस्फाई नहीं है, दोनों परिस्थितियां हो सकती हैं, तो आप कहोगे इनकी सेवा अच्छी नहीं थी। किसी एरिया में अगर रोडवेज अच्छी सेवा नहीं दे रहा तो आप कहोगे कि रोडवेज की सेवा अच्छी नहीं थी। किसी भी परिप्रेक्ष्य में आप ये कह सकते हो। आपने कोई वस्तु खरीदी, वस्तु अच्छी हो भी सकती है, वस्तु अच्छी नहीं भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है। मतलब वस्तु और सेवाओं का उत्पादन चल रहा है, वितरण चल रहा है और उपभोग चल रहा है। ये सबसे प्रमुख आर्थिक गतिविधियां हैं जो हमें देखने को मिलती है। लेकिन जब सहज मन से विचार करो तो हम ये भी नहीं समझ पाते कि आखिर वस्तु और सेवा है क्या, क्योंकि ये टर्म्स हम परंपरागत तौर पर सुनते चले आ रहे हैं। जैसे एक बच्चा बचपन में घर परिवार में जो बातें होती हैं, जो माहौल है, वहाँ से शब्दावली सीख लेता है, लेकिन कई बार हो सकता है उस शब्दावली का भाव भी उसे ना पता हो। यही बात हमारे साथ भी है। आप सब ने जीवन में सैकड़ों हजारों बार सेवा शब्द का इस्तेमाल किया होगा, सैकड़ों हजारों बार वस्तु शब्द का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन अगर आपको वस्तु या सेवा का अर्थ बताना हो तो क्या कोई बता पाएगा कि आप अपने दिमाग में वस्तु और सेवा की छवि कैसे बना पाते हैं? जब ये शब्द सुनते हैं तो किस आधार पर आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं या अंतर कर पाते हैं? बताएगा कोई? कोई समझ है वस्तु या सेवा को लेकर? किसी को नहीं पता? वस्तु को तो जानते होंगे, चलिए सेवा को लेकर तो हो सकता है समझ में थोड़ा फेर हो। वस्तु क्या है? ये क्या है?
आईपैड, ये लेक्चर स्टैंड क्या है? ये स्क्रीन, ये पेन, सब क्या है? वस्तु है, यानी ये मूर्त है, इसका रूप है, इसका आकार है। मैं आपको पढ़ा रही हूं, ये क्या है? सेवा है। अब आप ये नहीं कहना कि मैम आप तो हमें दिख रही हैं, मैं दिख रही हूं, लेकिन क्या जो सेवा मैं आपको प्रदान कर रही हूं वो सेवा आपको दिखाई दे रही है? कहीं रंग रूप आकार आपके सामने प्रत्यक्ष है? उत्तर है नहीं। तो जो मूर्त हो, मोटा मोटा, उन्हें हम क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। और जो अमूर्त हो उसे हम क्या कहते हैं? सेवा कहते हैं। लेकिन ये तो बड़ा ही सही तौर का अंतर है। आप थोड़ा और गहराई में जाकर सोचिए। मान लीजिए मैं आईपैड विक्रेता हूं, मैंने अपना आईपैड आपको बेच दिया, यानी जो मेरे पास था वो आपका हो गया, यानी स्वामित्व का हस्तांतरण हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। लेकिन जरा सोचिए, क्या सेवाओं के मामले में इसी प्रकार से ओनरशिप ट्रांसफर हो पाती है जैसा कि वस्तुओं के संदर्भ में होती है? मैं आपको सेवा दे रही हूं, शिक्षा सेवा है, जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आपने यात्रा की, परिवहन सेवा है, किसी चिकित्सक से आपने संपर्क किया और चिकित्सा सेवा ली, अलग अलग सेवाएं हैं। आपको सेवा का लाभ जरूर मिला, उससे आप लाभान्वित जरूर हुए, लेकिन क्या उस सेवा की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई? फॉर एग्जाम्पल, या जो मैं कहना चाह रही हूं यहां पर, इसका भाव ये है कि क्या डॉक्टर की जो स्किल थी आपके पास आ गई? मेरी जो स्किल है वो आपके पास आ जाएंगी? नहीं, ज्ञान ट्रांसफर हो जाएगा। चिकित्सक आपको जो दे रहा है परामर्श, उससे आप लाभान्वित हो जाएंगे, लेकिन जो मैं सेवा प्रदाता हूं, मेरी जो ओनरशिप है वो मेरे पास ही रहेगी। लेकिन वस्तुओं के संदर्भ में तो आसानी से ओनरशिप बदल जाती है, स्वामित्व तो बदल जाता है। मैं आपको बेच दूं, ये आपका हो गया, और आपने इसके बदले में जो भुगतान किया वो किसका हो गया? मेरा हो गया। और भी कुछ स्तर हैं जिस पर आप अंतर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि हम चीज़ों को देख तो रहे हैं लेकिन उन पर ध्यान नहीं दे रहे। देखने, ध्यान देने, नोटिस करने और जिज्ञासु होने में अंतर है। तो जो इकोनॉमी को लेकर डर है, उस डर से अगर हमें साम्य अवस्था में जाना है तो यही सारे चरण हैं जिनको पार करना है, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो दिन प्रतिदिन आसपास बहुत सारी गतिविधियां ऐसी हो रही हैं जो इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, आवश्यकता है तो उसे देखने की। क्लियर है? तो अब से इकोनॉमी से घबराना नहीं है। ट्रस्ट में, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर समझ में आ गया तो समझना बड़ा आसान है। किसी भी चीज़ को याद करना फिर उसे आगे कैरी करना बहुत मुश्किल है। याद की हुई चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन जो आपने एक बार अच्छे से समझ लिया, अब मैं ये नहीं कहती कि 100% कभी कुछ नहीं भूलेंगे, लेकिन संभावना बनती है कि आप उसे लंबे टाइम तक अपने साथ कैरी कर सकते हो। क्लियर है? अब थोड़ी सी बातचीत हो जाए, क्योंकि समय एक सेशन है, 1 घंटे का है, तो हम पूरी इकोनॉमी तो पढ़ नहीं सकते, तो हम उन पहलुओं पर बात करेंगे जो बिगनर्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो आपने 2 शब्द सुने होंगे। देखिए, मैंने भी अपनी चर्चा में अधिकांशतः इकोनॉमी शब्द का इस्तेमाल किया, अर्थव्यवस्था शब्द का इस्तेमाल किया, अर्थशास्त्र का नहीं किया। तो सबसे पहला प्रश्न यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये बनता है कि हमें पढ़ना क्या है? अर्थशास्त्र पढ़ना है या अर्थव्यवस्था पढ़नी है? अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र, क्या पढ़ना है? क्या अंतर है दोनों में? अगर करना हो तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर देखने को मिलता है? अर्थशास्त्र क्या है? एक विषय है, विषय के स्तर पर, डिसिप्लिन के स्तर पर हम अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं ना। और जब एक विषय के स्तर पर किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ें तो उसमें क्या होता है? उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए जो सिद्धांत हैं, जो संकल्पनाएं हैं, जो फ्रेमवर्क्स है, वो हमें देखने को मिलते हैं। तो सेम बात अर्थशास्त्र की भी है, इकोनॉमिक्स की भी है, क्योंकि वो एक विषय है। उस विषय से जुड़े हुए जो भी सिद्धांत, संकल्पनाएं, डेवलपमेंट्स रहे, फ्रेमवर्क्स रहे, वो सारे हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? अर्थशास्त्र में देखने को मिलते हैं। लेकिन यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना, अपितु आपको क्या पढ़ना है? अर्थव्यवस्था पढ़नी है। थोड़ी सी चर्चा अर्थशास्त्र के संदर्भ में। मैंने क्या कहा? ये तो समझ में आया कि अर्थशास्त्र पढ़ना नहीं है, बल्कि क्या पढ़ना है? अर्थ
व्यवस्था पढ़नी। अब ये जानना भी जरूरी है कि आखिर क्यों नहीं पढ़ना अर्थशास्त्र और क्यों पढ़नी है अर्थव्यवस्था, क्योंकि इसमें हम सिद्धांत, थ्योरी, फ्रेमवर्क की बात करते हैं। वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी नहीं है, आपके लिए ज़्यादा जरूरी है कि आज के समय में एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र है, उसके तहत जो आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं उनका क्या स्वरूप है, क्या उत्पादन हो रहा है, क्या उपभोग हो रहा है, क्या वितरण हो रहा है, इसका जो प्रैक्टिकल पहलू है वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। थ्योरी, सिद्धांत, संकल्पनाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए आप देखोगे कि अर्थशास्त्र तो सबका है, चाहे कोई भारत का विद्यार्थी पढ़े, चीन का विद्यार्थी पढ़े, जापान का, अमेरिका का, अर्थशास्त्र सबके लिए है। लेकिन अर्थव्यवस्था सबकी अलग अलग हो जाती है। भारत की अर्थव्यवस्था अलग है, चीन की अलग है, जापान की, अमेरिका की अलग। क्यों अलग? क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र के नियम तो हैं, लेकिन उन नियमों में से आपने अपने भूभाग के लिए, अपने देश के लिए किस नियम का अनुसरण किया। जैसे ज़्यादा भी अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपने सुना होगा एक कैपिटलिस्ट अप्रोच होती है, पूंजीवाद। एक आपने सुना होगा समाजवाद। एक आपने सुना होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अलग अलग मॉडल है। सरकार निर्णय लेते हैं कि देखिए मेरे देश में कौन सा मॉडल काम करेगा। मॉडल अलग, व्यवस्था बदल जाएगी। कहीं निजी क्षेत्र उत्पादक रहेगा, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखेगा, कहीं पर सरकार का स्वामित्व रहेगा। और मिश्रित है तो मतलब सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका रहेगी। अब आपने अपने देश के भीतर किस क्षेत्र को कितनी भूमिका दी, कितनी आज़ादी दी, कौन उत्पादन करेगा, किसका उत्पादन के संसाधनों पर नियंत्रण रहेगा। अगर इस आधार पर दो देशों में अंतर है तो सीधी सी बात है, अर्थशास्त्र तो विषय के तौर पर सबके लिए था, लेकिन अर्थव्यवस्थाएं बदल गई। इसके अलावा जहां जो संसाधन मिलते हैं, जहां का जो भूगोल है, वो भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अगर भारत की बात की जाए, सिंपल उदाहरण, ऊनी वस्त्र हमारे यहाँ कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं? जी बैठिए। ऊनी वस्त्र हमारे यहाँ शीतकालीन जो समय है वो सीमित है, उसी में ऊनी वस्त्रों का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर यही बात उच्च अक्षांशीय देशों के संदर्भ में की जाए तो, क्योंकि वहां की जलवायु दशाएं अलग हैं, तो वहां का वस्त्र उद्योग भी हमसे अलग हो जाएगा। उनका खान पान जो है, जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, वो भी भारत से अलग हो जाएंगी। तो आपका भूगोल कैसा है, आपके पास संसाधन किस प्रकार के हैं, आपके देश की पृष्ठभूमि किस प्रकार की रही है, और आपने अर्थशास्त्र में से अपने देश के लिए किस प्रकार के मॉडल का चयन किया है, ये सारे कारक हैं जो आपकी अर्थव्यवस्था को दूसरों की अर्थव्यवस्था से अलग कर देते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि हमें प्रमुख ध्यान देना है किस पर? भारत की अर्थव्यवस्था पर, है ना। अर्थशास्त्र के गिने चुने पहलू, थोड़ी बहुत सिद्धांत बातें हैं जो हम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। उसके अलावा ज़्यादा चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? अर्थव्यवस्था को पढ़ना। अब कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था में कोई जुड़ाव है ही नहीं? ऐसा है, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अर्थशास्त्र कि जो सबसे बड़ी कुंजी है या जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का अभाव। संसाधन सीमित हैं और इच्छाएं अनंत हैं। ये कोर समस्या है। बेसिक एनसीईआरटी उठा लो, इकोनॉमी की समझ जहां से शुरू होती है वो इसी अवधारणा के साथ शुरू होती है। संसाधन सीमित है, इच्छाएं अनंत है। अब एक बड़ा प्रश्न कि इन सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करके असीमित इच्छाओं को पूरा कैसे करें। अब उसमें भी किसकी किस प्रकार की इच्छा को, वांट को हम वरीयता दें, यानी फिर हम संसाधनों का वितरण किस प्रकार से करें। इसी प्रश्न का उत्तर कौन ढूंढता रहता है? अर्थशास्त्र ढूंढता रहता है। और जो उत्तर मिलता है बाद में वो किस में अप्लाई हो जाता है? अर्थव्यवस्थाओं में। तो मतलब अर्थशास्त्र सिद्धांत, थ्योरी, फ्रेमवर्क डेवलपमेंट के लेवल पर काम करता है और वहां से जो समझ बनती है अपने अपने स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा उस समझ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब यहां भी अगर आप बिल्कुल लेमैन की तरह सोचोगे तो आपने एक बड़ा सा कंसेप्ट सुना, लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट्स। लेकिन लेमैन की तरह सोचो, क्या आम आदमी के जीवन का दुख भी यही नहीं है?
लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स। अब आप चाहे आर्थिक पैमाने पर नीचे के स्तर के लोगों की बात कर लो, मध्यम की या उच्च की, हर किसी की समस्या जितना है उससे ज्यादा आपकी इच्छाएं हैं। अगर गरीब है तो भी उससे ज्यादा हम उसको इच्छा नहीं, मूलभूत आवश्यकता कह सकते हैं। आप मध्यम वर्ग की स्थिति देख लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि जो बिलियनियर्स हैं, अंबानी, टाटा, इनके साथ ऐसा नहीं है, तो आपका ये विचार अनुचित है। उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, फिर उनको निवेश के लिए चाहिए, हीरे जवाहरात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन चाहिए। लेकिन हर आदमी का दुख यही है कि संसाधन सीमित है और इच्छाएं अनंत है, क्योंकि संकल्पना वही काम करती है कि धन से धन की तृप्ति नहीं होती, अपितु भूख बढ़ जाती है। आपकी एक इच्छा पूरी होती है, व्यक्ति का मस्तिष्क ऐसे काम करता है कि वो दूसरी इच्छा बना लेता है, वो पूरी होगी तीसरी, वो पूरी होगी चौथी, और ये प्रक्रिया सतत लगातार चलती रहती है। तो यही समस्या इकोनॉमी की भी है। नए नए उत्पाद आ रहे हैं, नई नई सेवा आ रही हैं, लोगों में उन उत्पाद सेवाओं के लिए चाह बढ़ रही है। लेकिन जब भी किसी वस्तु सेवा का आप उत्पादन करते हो, उसमें संसाधन लगते हैं और वो संसाधन सीमित है। चाहे भूमि की बात हो, चाहे हम मानव संसाधन की बात करें, चाहे हम भौतिक पूंजी जो मशीन, उपकरण या फिर किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए रॉ मटेरियल, इन सब की आवश्यकता है, चाहे हम जो है उद्यमिता की बात करें, हर प्रकार के संसाधन सीमित है। तो देखना पड़ेगा कि ऑप्टिमम यूज क्या हो सकता है, कि हम ऐसे संसाधनों को नियोजित करें कि सबकी अधिकतम महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को या इच्छाओं को हम पूरा कर पाए। इसी को लेकर नए नए थ्योरी, नए नए फ्रेमवर्क कौन डेवलप करता है? अर्थशास्त्री। और ये किसके तहत आता है? अर्थशास्त्र के तहत आता है। और जब कोई ऐसा ही तरीका इजाद होता है तो फिर उसे अर्थव्यवस्था में अप्लाई करके उत्पादन दक्षता के पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया जाता है। फिर कोई नई समस्या आती है अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र फिर से उनका उत्तर खोजने की कोशिश करता है। तो ये नहीं समझना कि अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था में कोई सह संबंध नहीं है, बिल्कुल सह संबंध है। एक को हम कह सकते हैं कि व्यवहारिक पहलू है, दूसरा सैद्धांतिक है। लेकिन यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन 90% जो हमारा फोकस है वो किस पर रहेगा? अर्थव्यवस्था पर रहेगा, अर्थशास्त्र पर नहीं रहेगा। एक और कुंजी है जिसे खोलने की आवश्यकता है, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी। जब इकोनॉमिक्स को भी हम पढ़ते हैं, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। माइक्रो का मतलब जो छोटे स्तर पर, छोटी कहियां, व्यक्ति, उद्यम, वो क्या सोच रहे हैं, कैसे निर्णय ले रहे हैं। व्यवहारात्मक या व्यवहारिक अर्थशास्त्र क्या कहता है? जब हम इसकी बात करें तो किसकी बात कर रहे होते हैं? माइक्रो। लेकिन जब हम बड़े स्तर की बात करें, देश में रोजगार बेरोजगारी का क्या ट्रेंड है, जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, बाह्य क्षेत्र के मामले में स्थिति क्या चल रही है, राजकोषीय स्थिति क्या है, जब हम इन सारी चर या आइटम्स की बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मैक्रो की। अब यहां पर भी ये समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं कि माइक्रो और मैक्रो में कोई सह संबंध नहीं है। जब माइक्रो लेवल पर सारी चीजें जुड़ जाती है तभी तो क्या बनता है? मैक्रो। यही तो है ना? वही बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो माइक्रो क्या है? वो बूंद बूंद है, और पूरा भरा हुआ घड़ा क्या है? मैक्रो है। जब एक व्यक्ति निर्णय लेता है, उस प्रकार से और व्यक्ति निर्णय ले रहे हैं, तभी तो मांग बन रही है। और जो मांग बन रही है उसी को पूरा करने के लिए तो उत्पादन हो रहा है। उद्यम जो निर्णय ले रहे हैं उन्हीं का तो आउटपुट है, जो उत्पादक उत्पादन कर रहे हैं उन्हीं का तो आउटपुट है, जिसे हम जीडीपी में पढ़ते हैं। क्या है जीडीपी? किसी भी देश की घरेलू सीमाओं के भीतर एक निश्चित समयावधि में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य क्या है? जीडीपी है। अब उत्पादन का निर्णय कौन ले रहा है? उद्यम ले रहे हैं। क्यों उत्पादन कर रहे हैं? क्योंकि आम व्यक्ति मांग कर रहा है। तो आम व्यक्ति की मांग को कौन प्रभावित कर रहा है? कौन से फैक्टर है? उद्यम क्यों निर्णय ले रहे हैं? क्यों वो जो उत्पादन कर रहे हैं उसका उत्पादन हो रहा है? ये महत्वपूर्ण है। किसको जानने के लिए? जो मैक्रो है, जो ओवरऑल आउटपुट है, उसे जानने के लिए। लेकिन यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपको माइक्रो लेवल पर चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होते तब बिल्कुल आपके लिए सिद्धांत फ्रेमवर्क भी जरूरी होते, और जो व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र है या बिहेवियर इकोनॉमिक्स है वो महत्वपूर्ण होती। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है और जो हमारे महत्वपूर्ण चर है, देश की जीडीपी की क्या स्थिति
हुई है, हमारे यहाँ बेरोजगारी को लेकर क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है, इसके अलावा आयात कितना है, निर्यात कितना है, भुगतान संतुलन की हमारे यहाँ क्या स्थिति बनी हुई है, मुद्रास्फीति को लेकर क्या ट्रेंड है, यही सारी चीज़ें हैं या इस प्रकार की चीज़ें हैं जो पढ़ना या जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अभी तक बिल्कुल छोटी छोटी और सरल 3 बातें कि पहली बात, इकोनॉमी से आपको डरना नहीं है, दूसरा इकोनॉमिक्स नहीं, मैक्सिमम हमें क्या पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, और तीसरी बात, माइक्रो हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो पढ़नी होती हैं वो क्लासेस में कवर हो जाती हैं, उसकी तुलना में महत्वपूर्ण क्या है, मैक्रो इकोनॉमी। क्लियर है? इतनी मूल सी बातें हमने की। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इकोनॉमी का हमारा सिलेबस और पीवाईक्यू क्या है। किसी ने देखा सिलेबस? आप लोग मुझे क्लासरूम स्टूडेंट लग रहे हैं, है ना? चलिए आप लोग बताएंगे सिलेबस देखा है। अब आप सोचेंगे क्लास में आकर गलती हुई। सिलेबस देखा है? क्या है प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस? इतना ही बता दीजिए कि सिलेबस एक ही है प्रीलिम्स या मेंस का, या अलग अलग है? अलग अलग है, इतना पता है। बाकी सिलेबस देखा है? आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं, पर याद नहीं है। मतलब एक आम समस्या है कि हम सही तौर पर सिलेबस को या विगत वर्षों के प्रश्नों को देखते हैं, हमें लगता है कि जो बुक्स में पढ़ाई वाली चीज़ें लिखी हुई है ना, जो कंसेप्ट हैं, टॉपिक्स हैं, उनको कवर करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसकी तुलना में, पीवाईक्यू या सिलेबस को समझने की तुलना में। ये आम विद्यार्थी की समस्या है। अब अगर आप बिना पीवाईक्यू, बिना सिलेबस को समझे इस एग्ज़ाम को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल। इसे कहा जा सकता है कि आप उसी डाली पर खड़े हैं और उसी को काट रहे हैं, क्योंकि इतना कुछ पढ़ना है। क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, किस चीज को कितना गहराई तक पढ़ना है, इस बात का उत्तर कौन देता है, सिलेबस या पीवाईक्यू। हमें अगर यही नहीं पता, पूरा सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया लेकिन हमें पता ही नहीं था कि सब्जेक्ट में क्या कितना इंपॉर्टेंट है, किस चीज को कितना वेटेज देना था, पढ़कर भी वो चीज आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगी। तो अब्राहम लिंकन जी की एक स्टेटमेंट है जो आप सबने सुना होगा कि अगर मुझे आप एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दोगे तो पहले 4 घंटे मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार को पैना करूंगा, ताकि जब वार हो तो वार ऐसा हो कि कम से कम समय में पेड़ कट जाए। ये बातें या ये जो कथन है ये अर्थविहीन नहीं है, इनका अर्थ है, लेकिन आवश्यकता ये है कि हम अपने आलस्य में या अपनी गलत प्राथमिकताओं के चलते इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते। चाहे इकोनॉमी हो या XYZ कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले उसे पढ़ने से पहले सिलेबस और पीवाईक्यू देखो। मैं समझ रही हूँ कि शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लेकिन एक रफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। उसके बाद या आप सेल्फ स्टडी करते हैं या आप क्लासरूम प्रोग्राम के थ्रू पढ़ते हैं, जो भी आपका तरीका है। क्लास में आपके पास मेल आता है कि इस टॉपिक की क्लास या इस सब्जेक्ट की क्लास होने वाली है, टीचर भी ऑलमोस्ट आपको बताता है कि कल हम क्या पढ़ाएंगे। पहले जाकर उस यूनिट से जुड़े हुए पीवाईक्यू देखो, सिलेबस देखो कि क्या क्या लिखा हुआ है, और फिर आकर उस क्लास को अटेंड करो। और जब वो यूनिट पूरी हो जाए उसके बाद फिर से उन पीवाईक्यू को सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि ये पता रहे कि इतना कुछ जो टीचर बोल रहा है, इतना कुछ जो मटेरियल में लिखा हुआ है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। क्योंकि जब इतना पढ़ना हो तो प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है, और आज के समय में तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। अगर प्रायोरिटी सेट नहीं करोगे तो अत्यधिक कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी हो सकता है आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाओ। और दिन प्रतिदिन ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है जो कठिन मेहनत तो करते हैं लेकिन उसके बावजूद परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पा रहे, क्योंकि कठिन परिश्रम और स्मार्ट वर्क दोनों का संयोग होता है, तब कहीं जाकर हमें परिणाम मिलता है। और स्मार्ट वर्क की जो पहली डेफिनेशन मैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगी वो क्या है, सिलेबस और पीवाईक्यू को समझना। देखिए अभी हम कुछ चीज़ों पर बात करेंगे, सिलेबस तो मोटा मोटा पूरा देख लेते हैं, पीवाईक्यू कुछ क्वेश्चन और वहाँ से ट्रेंड निकालेंगे, और फिर हम देखेंगे कि आपको अगर इकोनॉमी को अप्रोच करना है तो मोटा मोटा 4-5 गाइडिंग फैक्टर क्या हो सकते हैं जिन पर आप ध्यान दे सकते हो। चलिए सबसे पहले देखिए प्रीलिम्स को लेकर सिलेबस दिया गया है, इसे देखिए। आर्थिक और सामाजिक विकास,
सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल इत्यादि। कितना छोटा सा सिलेबस है, लेकिन जब आप प्रश्न देखोगे तो आपको लगेगा कि सिलेबस में तो टोटल 4 से 5 फ्रेजेस या शब्द लिखे हुए हैं। ये प्रश्न आखिर यूपीएससी पूछ कहाँ से रही है? इसीलिए जरूरी है सिलेबस को देखना। ये कॉम्पैक्ट वर्ड्स हैं, इनके भीतर बहुत सारी चीजें आ जाती। लाइक सिंपल, अगर मैं आपको गरीबी की चर्चा करना चाहूँ या गरीबी के बारे में बताऊं तो गरीबी है क्या, गरीबी कितने प्रकार की होती है ना, गरीबी की गणना की अलग अलग विधियां हैं क्या। हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अलग अलग कमिटीज आई, उन्होंने अलग अलग प्रकार से रिकमेंडेशन दी। गरीबी की भारत में लेकर या भारत के संदर्भ में गरीबी रेखा क्या है, वैश्विक संस्थान, वर्ल्ड बैंक इत्यादि भी अपनी गरीबी रेखाएं बताते हैं, आखिर वो क्या है। ये तो कुछ सीधी और ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो गरीबी, गरीबी निवारण से जुड़े हुए जितने भी सारे कार्यक्रम हैं, भारत में स्वतंत्रता के बाद 1991 के सुधारों के बाद गरीबी में कमी के संदर्भ में हमारा किस प्रकार का प्रदर्शन रहा है, यहाँ वहाँ की पता नहीं कितने प्रकार की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि सिलेबस को उठाओ, उसे तोड़ो कि ये तो एक मेजर यूनिट है, इस यूनिट के तहत सब यूनिट और टॉपिक्स क्या है। जब ये फ्रेमवर्क क्लियर होगा, आपके सामने सिलेबस क्लियर लिखा हुआ है, डीकंस्ट्रक्टेड, एक एक टॉपिक क्लियर हो रहा है, आप उस पर क्लिक कर रहे हो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तब कहीं जाकर आत्मविश्वास बनता है। मुझे पता ही नहीं कि टॉपिक्स कौन से पढ़ने, 5-6 पढ़ लिया, एक पुस्तक पढ़ ली, टीचर ने जो पढ़ाया वो पढ़ लिया, लमसम सब पढ़ लिया, लेकिन क्लियर कट मेरे पास चार्ट नहीं है कि ये टॉपिक्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, इनका रिवीजन हो चुका है, या जिस भी चरण में आप हैं उस चरण के संदर्भ में आप देखोगे कि तैयारी को लेकर कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए पहला काम, सिलेबस देखो, उसे तोड़ो। किसी संस्थान का अच्छा सा डीकंस्ट्रक्ट किया हुआ सिलेबस आपको मिल रहा, आप उसकी भी मदद ले सकते हो, लेकिन सबसे पहला काम है सिलेबस को समझना। आगे जब हम करंट अफेयर के संदर्भ में बात करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी करंट अफेयर का विषय है, आप इसमें करंट को अवॉइड कर ही नहीं सकते। आप देखोगे करंट अफेयर में भी बच्चों के सामने एक बड़ी दुविधा रहती है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग पढ़ रहे होंगे, हम मासिक पत्रिका या जो भी डॉक्यूमेंट हम पढ़ रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि जो हम पढ़ रहे हैं इसका करेंगे क्या। एक बड़ी समस्या है। जानकारी ले ली, अच्छा इसमें से क्या निकालना है, कितना निकालना है, कौन से टॉपिक की कौन सी यूनिट, कौन से जो है सब यूनिट से ये सारी जानकारी रिलेट करती है। जब यही नहीं समझ में आएगा, मान लीजिए मैंने बहुत सारा ज्ञान ले लिया, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि इस ज्ञान का इस्तेमाल मुझे कहाँ करना है, किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, परीक्षा में यूज हो पाएगा, पढ़ने में, और जो चीज़ें आप एग्ज़ाम हॉल तक कैरी करते हो उसके बीच लंबी यात्रा होती है। जो स्टूडेंट छोटी छोटी बातों पर काम कर पाता है वही इस यात्रा को पूरा कर पाता है। अन्यथा बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई का प्रभाव एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता। और इसकी शुरुआत होती है सिलेबस को समझने की। न्यूज़पेपर में आपने देखा FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आज भी चर्चा में था, आपको समझ में आ जाए। अच्छा, सिलेबस के विदेशी क्षेत्रक, बैलेंस ऑफ पेमेंट जब हम पढ़ते हैं उसके तहत, और उसमें भी जब आप पढ़ लोगे चीज़ें तब आप मेरे इन शब्दों को समझ पाओगे कि एक है चालू खाता, दूसरा है पूंजी खाता। उसमें भी पूंजी खाते के तहत हम निवेश को पढ़ते हैं, जिसमें पोर्टफोलियो और डायरेक्ट दोनों तरह का निवेश शामिल है। जब इतनी क्लैरिटी होगी सिलेबस को लेकर, तब कहीं आप उम्मीद कर सकते हो कि चीज़ें आपके पक्ष में जाएंगी। तो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। हाँ, मेंस के सिलेबस में पहली एक यूनिट को अगर हम छोड़ दें तो चीज़ें यूपीएससी ने थोड़ी सरल रखी हैं। सरल कैसे रखी है कि सिलेबस को उन्होंने अच्छे से डिटेल में क्लियर कर दिया है कि हम आपसे क्या क्या पूछेंगे। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार संबंधी विषय। इसमें आप देखोगे मोटा मोटा जो प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस था वो आ जाता है। इसके बाद समावेशी विकास, इससे उत्पन्न विषय और सरकारी बजट। इसके बाद एक एक यूनिट को बहुत ही माइन्यूटली यूपीएससी ने एक्सप्लेन किया है। मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न क्या है, सिंचाई के विभिन्न प्रकार और प्रणालियां, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन, विपणन और संबंधित विषय,
साथ ही बाधाएं क्या है ये भी बतानी है, और किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। एक एक टॉपिक सीधा सिलेबस से उठाओ, तैयार करते जाओ, शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। इधर उधर प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी चीज को किसी दूसरी चीज से जोड़ दिया जाता है, लेकिन बेसिक्स क्लियर है तो आप प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। आगे देखिए, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, एमएसपी सबने सुना होगा, इनसे जुड़े हुए जो भी विषय हैं, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन और पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। एक एक टॉपिक क्रिस्टल क्लियर ढंग से दिया गया है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, कार्यक्षेत्र एवं महत्व स्थान, ऊपरी नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला, भारत में भूमि सुधार, उदारीकरण का प्रभाव, नीचे बेसिक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे उसमें एनर्जी, चाहे हम पोर्ट, चाहे हम रोड, जिस भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, और अंत में बताया गया है निवेश मॉडल, इन्वेस्टमेंट मॉडल। क्या समझ बनती है कि तुलनात्मक रूप से मेंस का सिलेबस क्लियर है। इवन छोटी छोटी बात कि यहाँ पर हम आगे पीछे की उपेक्षाएं पूछेंगे, यहाँ पर हम बाधाएं पूछेंगे, यहाँ तक यूपीएससी ने चीज़ों को क्लियर किया है। आवश्यकता है तो मेंस के सिलेबस की मोटा मोटा पहली 2-3 यूनिट्स को थोड़ा सा समझने की, और प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसे समझने की, क्योंकि मेंस के सिलेबस में आगे की जो यूनिट्स हैं उनमें समझने जैसा कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि भाई इनका भाव क्या है, बाकी सिलेबस तोड़कर दिया गया है। करना क्या होता है, साथ ही करंट को जोड़ लीजिए, बदलते पैटर्न है उनको जोड़ लीजिए, मेंस की आपकी तैयारी हो जाती है। लेकिन ये चीज़ें समझ में तब आएंगी जब हम सिलेबस के साथ और विगत वर्षों के प्रश्नों के साथ कुछ समय व्यतीत करेंगे। अब मैं आपको कुछ पीवाईक्यू दिखाती हूँ, ये सारे नहीं है क्योंकि एक सेशन में सारे क्वेश्चन दिखा पाना संभव नहीं है। ये विगत कुछ प्रश्न हैं, विगत वर्षों के कुछ प्रश्न हैं, फटाफट देखिए। भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में क्या शामिल नहीं है? अच्छा, प्रश्न देखो, उससे पहले मैं आप सबसे एक एक पॉइंट पूछूंगी। जब हम पीवाईक्यू देख चुके होंगे, वो पॉइंट रहेंगे कि आपने विगत वर्षों के प्रश्नों को देखकर क्या ऑब्जर्व किया, आपकी क्या समझ डेवलप हुई, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, असेट क्या है किसी भी कमर्शियल बैंक की? ऑप्शन है अग्रिम जमा, निवेश, मांग और अल्प सूचना मुद्रा। मुझे पता है कि इसमें से बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता होंगी, सिर्फ प्रश्न पर ध्यान दिया। कमर्शियल बैंक की असेट क्या है? चलिए ये देखिए, ये लास्ट टू लास्ट ईयर पूछे गए प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टर, कृषि उत्पाद का भंडार कौन से सेक्टर से जुड़ा हुआ है? डेयरी फार्म प्राथमिक है, खनिज की खोज तृतीयक है, कपड़ा बुनाई द्वितीयक है, आर्थिक गतिविधियां हैं। अलग अलग क्षेत्रकों के तहत हम उन्हें डिफाइन करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उसी का क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल के साथ पूछा गया है। इतनी समझ बनी? चलिए, ये भी लास्ट टू लास्ट ईयर प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। भौतिक पूंजी, कार्यशील और स्थिर पूंजी में हम इसे विभक्त करके पढ़ते हैं। किसान का हल क्या होगा, कंप्यूटर क्या होगा, बुनकर द्वारा जो सूत इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्या होगा, या पेट्रोल क्या होगा? कौन सा इसमें से कार्यशील है, कौन सा स्थिर है? आपको मैच बताना है। सही पूछा गया है तो सही मैच बताइए कि कौन से सही से मैच होंगे। अभी आपको इनका उत्तर नहीं, सिर्फ नेचर ऑफ क्वेश्चन को पकड़ना है। इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे पता है शुरुआती चरण में जब आपने स्थिर पूंजी, कार्यशील पूंजी पढ़ी ही नहीं है, तो मुझे भी पता है कि क्वेश्चन आपको कोई ज्यादा सेंस नहीं देगा। क्या आपके लिए अर्थपूर्ण है? नेचर ऑफ क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे देखिए, लीगल टेंडर, ये तो सबने सुना होगा। नोटबंदी इतनी चर्चा में थी, बच्चे बच्चे को पता होगा। लीगल टेंडर सब दर्जे में काफी चर्चा में था कि 500 और 1000 के नोट्स का लीगल टेंडर का दर्जा हम समाप्त करते हैं। तो क्या है लीगल टेंडर? इन चारों में से कौन लीगल टेंडर को बेस्ट पॉसिबल वे से डिफाइन करता है? यही पूछा गया है प्रश्न में। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखिए, ये लास्ट ईयर पूछा गया है, ये रिसेंट प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं। किसी देश का राजकोषीय घाटा 50,000 करोड़ है, गैर ऋण सृजक पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से रुपए 10,000 करोड़ प्राप्त हो रहे हैं, उस देश की ब्याज देयता रुपए
1500 करोड़ है, उसका सकल प्राथमिक घाटा कितना है? सिंपल, आगे चलती हूं मैं, उत्तर नहीं खोजना अभी। इसी प्रकार से राजस्व व्यय इतना है, प्राप्तियां इतनी हैं, सरकारी बजट का इतना उधार ग्रहण से हैं, अलग अलग प्रकार की कैलकुलेशन है। पूछा बताओ इस कैलकुलेशन को देखकर कि राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा क्या दिया गया है उतना है या नहीं। ठीक है, अब थोड़ी दूसरे प्रकार के प्रश्न मैं दिखाती हूं। देखिए ऊपर ये प्रश्न, यदि या किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर को घटाया जाता है, अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय घट जाएगा, सरकार के कर संग्रह को बढ़ावा मिलेगा, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ावा मिलेगा या अर्थव्यवस्था में कुल बचत बढ़ेगी। यानी कुछ एक होता है तो दूसरे जो घटक हैं या जो दूसरे चर हैं उन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। जब ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए तो क्या हम उसे सीधा प्रश्न कहते हैं? नहीं, ये क्या होते हैं? अप्लाइड क्वेश्चन, कि आपके पास नॉलेज है, जानकारी है, लेकिन जो आप अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़कर आ रहे हो, जो एज इट इज टीचर ने आपको पढ़ाया है, वो नहीं है। इसका उत्तर उस समझ से ही मिलेगा, लेकिन आपको उत्तर तक पहुंचना पड़ेगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हम क्या कहते हैं? अप्लाइड प्रश्न, है ना, बिल्कुल, जहां अनुप्रयोग किया जाए। अच्छा, ये देखिए करंट अफेयर बेस्ड टर्म चर्चा में रही, व्यापारी छूट दर क्या है, कौन सा सही से इसे स्पष्ट करता है? यूपीएससी ने पूछ लिया। आप देखोगे विगत वर्ष में भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं, अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों में साधन संपन्न है, और आगे एक्ट्स के बारे में पूछा गया है। ये क्रिटिकल मिनरल आज के समय में इतने चर्चा में है। रेयर अर्थ मटेरियल और क्रिटिकल मिनरल में बहुत सारी चीजें हैं जो सिमिलर हैं। क्रिटिकल क्या है? जो आपके देश के लिए क्रिटिकल हो, मतलब आपको कहीं से मिलना रहे और आपके लिए महत्वपूर्ण हो। अब इन क्रिटिकल मिनरल्स में से आप देखोगे अधिकांश से तो रेयर अर्थ मटेरियल ही रहते हैं, तो बहुत अधिक चर्चा में था, इसलिए पूछ लिया गया। भारत सरकार ने भी क्रिटिकल मिनरल को लेकर मिशन शुरू किया। आप देखोगे करंट अफेयर की मैगजीन्स वगैरह में ये सारी जानकारी दी गई है। इसके अलावा ये देखिए गौण खनिजों के संदर्भ में ये भी करंट अफेयर में चर्चा में रहा। फिनफ्लुएंसर्स काफी चर्चा में रहे। स्टेटमेंट है कि भारत में खुदरा निवेशकों को क्या कोई गाइड करने के लिए है। फिनफ्लुएंसर्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, जो विभिन्न प्रकार से आपको कहाँ निवेश करना चाहिए इसकी जानकारी दे रहे हैं। अच्छा, अब मुझे बताएंगे कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को लेकर आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रही। प्रीलिम्स के जो कुछ सीमित प्रश्न हमने देखे उनको देखकर आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रही। कंसेप्ट महत्वपूर्ण है। कंसेप्ट इकोनॉमी में आज भी कंसेप्ट की है। अगर मूल अवधारणाओं को आपने नहीं समझा तो आप इकोनॉमी के क्वेश्चंस का सही उत्तर दे पाएंगे, ये मोटा मोटा असंभव हो जाता है। देखिए, कंसेप्ट्स का महत्व सिर्फ इतना नहीं है कि इन कंसेप्ट से आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बल्कि कंसेप्ट्स का महत्व इसलिए भी है कि आगे अगर चीज़ों को आपको समझना है तो बिना कंसेप्ट के आप समझ ही नहीं सकते। जैसे सिंपल सी बात, अगर कोई कहे कि आज भारत में इन्फ्लेशन इतना है, आपको पता ही नहीं इन्फ्लेशन होता क्या है, कोई आपको डेटा भी दे दे तो उस डेटा को प्रोसेस कैसे करोगे। आपको कह दें कि भारत में स्थिर पूंजी में निवेश नहीं हो रहा, स्थिर पूंजी है क्या? बैंक्स का एनपीए इतना बढ़ गया है या घट गया है, आखिर ये एनपीए होता क्या है? तो जब तक आपको बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, आप किसी भी और इंफॉर्मेशन को इकोनॉमी में प्रोसेस कर ही नहीं सकते। इसलिए कंसेप्ट्स का महत्व सिर्फ इतना नहीं है कि यहाँ से प्रत्यक्ष प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बल्कि कंसेप्ट्स का महत्व ये भी है कि अन्य चीज़ों को समझने में आपके लिए वो मददगार होते हैं। तो चाहे जितना भी यूपीएससी एग्जाम पैटर्न बदले, अभी तक इकोनॉमी में जो पैटर्न रहा है उसमें बेसिक कंसेप्ट्स की है। लास्ट ईयर देखिए ना, अब यूपीएससी खेलती अलग अलग तरीके से है। पिछली बार आपसे कैलकुलेशन पूछ दी गई, सीधा नहीं पूछा कि राजकोषीय घाटा क्या है, राजस्व घाटा क्या है, या फिर जो है प्राथमिक घाटा क्या है, कैलकुलेशन दे दी। ये कैलकुलेशन है। अब अगर आपको सकल प्राथमिक घाटा क्लियर है तो इसका यूज करके जरा निकलिए और पहुंचिए सकल प्राथमिक घाटे तक। तरीके बदल जाएंगे लेकिन की कंसेप्ट रहेंगे।
मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इकोनॉमी को लेकर एक जो हमारे मन में भय बनता है वो इसलिए भी बनता है कि इकोनॉमी डेटा का विषय है। दिमाग में छवि बनती कि पता नहीं कितने अलग अलग प्रकार के डेटा हमें रिटेन करने हैं, बट सत्य ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि डेटा का कोई महत्व नहीं है, डेटा का उतना ही महत्व है जितना किसी अन्य विषय में है, लेकिन जितना हम डेटा को लेकर डरते हैं उतना कोई डेटा आपको रिटेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब कुछ डेटा, जैसे अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे, तो भारत की जीडीपी कितनी है, अगर आप अमाउंट में बताना चाहिए, ट्रिलियन डॉलर में बताना चाहें, जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है, जीडीपी के मामले में हम कौन से स्थान पर आते हैं, पीपीपी के मामले में कौन सा है, नॉमिनल कौन सा है, डरना नहीं है, सारे कंसेप्ट पढ़ोगे तो अंतर समझ जाओगे, है ना। भारत का टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है, डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है, ये इतने मोटे तथ्य या ट्रेंड हैं, एटलीस्ट ये तो आपको पता होना ही चाहिए। आप विगत 10 सालों का प्रश्न पत्र उठाकर देखना, यूपीएससी ने कहीं भी बहुत ज्यादा तथ्य नहीं पूछे। कुछ तथ्य अगर पूछे जाते हैं तो वो अधिकांशतः करंट अफेयर आधारित प्रश्नों से जुड़े होते हैं। वहां पर आप करंट अफेयर की मासिक पत्रिका इत्यादि पढ़ते हो तो वो चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। और तथ्यों में भी जो तथ्य पूछे जाते हैं वो कोरे तथ्य नहीं, ये कम पूछे जाते हैं कि इस साल की अगर हम बात करें, यानी 24-25 की बात करें, तो हमारा राजकोषीय घाटा रहा 4.8%। ऐसा सामान्यतः यूपीएससी नहीं पूछती। मैं ये नहीं कहूँगी कि कभी नहीं पूछा या नहीं पूछेगी, लेकिन बहुत ही रेयर है आपको इस प्रकार के प्रश्न मिल जाए। अगर पूछा भी जाता है तो ट्रेंड विगत 10 वर्षों में राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ा है या लगातार घटा है, डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ा है या घटा है। अब जरा सोचिए, मैंने कुछ प्रश्न दिखाए, सारी बातें तो इनसे भी नहीं क्लियर है, लेकिन जरा सोचिए, आपने अगर विगत वर्षों के प्रश्न नहीं देखे तो आपको क्या पता कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और पढ़ते टाइम किस चीज को मुझे कितना प्रायोरिटाइज करना है। सेम बात मेंस को लेकर भी अप्लाई होती है। मेंस के क्वेश्चन देखिए जरा, बिल्कुल स्टैटिक आधारित, जीडीपी वर्ष 2015 पूर्व और पश्चात की गणना विधि, पूंजी बजट और राजस्व बजट का अंतर, और अगला प्रश्न है क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है। सबके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट, राजस्व बजट क्या है, पूंजी बजट क्या है, 15 से पहले कैलकुलेशन मेथड, 15 के बाद, समावेशी विकास क्या है, बाजार अर्थव्यवस्था क्या है। आगे आप उत्तर तब लिख पाओगे जब यहां तक की बेसिक समझ होगी। करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन देखिए, क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में वी आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब देखिए, इस प्रश्न को देखकर करंट अफेयर की एक समझ बनती है। समझ क्या बनती है, हम करंट की घटनाओं को इवेंट के तौर पर देखते हैं, डेवलपमेंट के तौर पर नहीं देखते। लेकिन इकोनॉमी में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर आप करंट अफेयर को इवेंट के तौर पर, ये घटित हुआ पढ़ लिया, ये घटित हुआ छोड़ दो, काम नहीं चलेगा। पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था में हाल ही में वी आकार का मतलब गिरती है अर्थव्यवस्था और फिर ऊपर उठती है, तो आपको लंबे समय का रिकॉर्ड पता होना चाहिए ना, कि देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है। एक सप्ताह, एक माह या 2 माह की जानकारी से आप कभी भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे सकते। इसलिए देखिए पीवाईक्यू से कितना कुछ पता चलता है कि करंट इंपॉर्टेंट है, इवेंट के तौर पर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ एक इवेंट या घटना को पढ़कर छोड़ देने से काम नहीं चलेगा, आपको डेवलपमेंट पर भी अपनी नजर बनाकर रखनी पड़ेगी। आगे देखिए, हाल ही के दिनों में श्रम उत्पादकता में वृद्धि हुई, किस कारण से संभव हो पाई, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। कई बार डायनामिक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। इससे पता चलता है कि इकोनॉमी एज ए सब्जेक्ट इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कैरी करता है। कहाँ नहीं जुड़ा इकोनॉमी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते ही इकोनॉमी किससे जुड़ जाता है, एनवायरनमेंट से। सोसाइटी तो है जो सब कर रही है ना, और आर्थिक जो भी निर्णय है उनसे प्रभावित भी हो रही है, तो सोसाइटी और इकोनॉमी जुड़ जाती है। इकोनॉमी का आधार क्या है, संसाधन। संसाधन कहाँ से मिल रहे हैं, भूगोल, भूगोल से जुड़ जा रही है। आईआर थोड़ी देर पहले बताया था, आज के समय में किस राष्ट्र के किससे कैसे संबंध होंगे, कौन निर्धारित कर रहा है, इकोनॉमी। आज तो युद्ध का तरीका भी बदल चुका है। आज युद्ध वास्तव में आक्रमण करके नहीं होता, बल्कि आर्थिक प्रकार के प्रतिबंध लगाकर दूसरे राष्ट्र को अपनी बात मनवाने की कोशिश
की जा रही है। आईआर से तो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, कहीं से भी कुछ भी जोड़कर पूछा जा सकता है। और कई बार तो ये अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि क्वेश्चन एनवायरनमेंट का है, सोसाइटी का है, इकोनॉमी का है, आखिर ये क्वेश्चन लिंक कहाँ से कर रहा है। जैसे एक बार यूपीएससी ने सोसाइटी में गिग इकोनॉमी से लिंक करके प्रश्न पूछा। गिग इकोनॉमी इकोनॉमिक कंसेप्ट है, बट चूंकि इकोनॉमी में कुछ भी हो रहा है वो समाज को प्रभावित करता है, हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो ये भी अपने दिमाग में क्लियर रखना है कि हमें ब्लाइंड फोल्ड नहीं चलना कि इकोनॉमी है तो इकोनॉमी में ही पूछा जाएगा या यही लिखना है। यहाँ की समझ दूसरे विषय और दूसरे विषय की समझ यहाँ पर काम आ सकती है, लेकिन पहले पता तो हो कि काम आएगी, तभी तो पढ़ते टाइम हम सोचेंगे। कोई भी टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा दे, कोई भी संस्थान कितना भी अच्छा मटेरियल दे दे, मैं बिल्कुल क्लियरली कह रही हूँ, आप ये सोचो कि 100 से 100% चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएगी, ये संभव नहीं है। हर जगह आपका बेस क्लियर हो रहा है, उसके बाद आगे की यात्रा आपको पूरी करनी पड़ेगी। बाकी सारे पिलर सिर्फ आपके सहायक हैं। मैंने देखा कि यूपीएससी इस प्रकार के प्रश्न पूछ रही है कि आयु संभवता में आई वृद्धि, समाज स्वास्थ्य चुनौतियां, या गिग इकोनॉमी सोसाइटी में पूछ लिया। मैं पढ़ते टाइम जब कोई ऐसा कंसेप्ट देखूंगी तो विचार जरूर करूंगी कि अच्छा ये अगर इसको इससे लिंक करके पूछ दिया गया तो क्या मेरे दिमाग में कुछ 2-4 पॉइंट है, इसको इससे लिंक करके पूछ दिया गया तो क्या कुछ पॉइंट है। पढ़ते टाइम जब ये मेंटल वर्क करोगे तब कहीं जाकर एग्जाम में परफॉर्मेंस आ पाएगी, लेकिन उसके लिए पहले पीवाईक्यू को देखना जरूरी है। क्लियर है? ये देखिए टॉपिक वाइज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे एग्रीकल्चर, फूड सब्सिडी, ये सारी यूनिट जो लास्ट वाली से पहले जो 2-3 यूनिट थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कृषि उत्पादों के विपणन से, समेकित कृषि प्रणाली, फसल विविधता के समक्ष मौजूद चुनौतियां, कितने प्रश्न आप देखना पीवाईक्यू उठाकर मेंस के। खपत पैटर्न, विपणन दशाएं, प्रदान की जाने वाली सब्सिडी, ई तकनीक किसानों की किस प्रकार से मदद कर सकती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब्सिडी, ऐसे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे मुख्य परीक्षा में जो इन लास्ट वाली 5-6 यूनिट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो हमें क्या पता चलता है कि मुख्य परीक्षा की अगर अच्छी तैयारी करनी है तो सबसे पहले इन यूनिट्स पर हमें अपनी कमांड बनानी है, क्योंकि कंपैरेटिवली इनका वेटेज मुख्य परीक्षा में जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में नहीं पूछे जाते। यूपीएससी ने एमएसपी व्यवस्था पर, पीडीएस व्यवस्था पर बहुत बार स्टेटमेंट बनाकर पूछी है प्रीलिम्स में, लेकिन तुलनात्मक रूप से इनका महत्व कहाँ अधिक है? मुख्य परीक्षा में। तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार की इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, करंट से किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, कौन से पेपर में, प्रीलिम्स में या मेंस में किस प्रकार की यूनिट्स हैं जिनको अधिक वेटेज दिया जा रहा है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर कौन देता है? पीवाईक्यू देता है। तो बिना पीवाईक्यू के अगर पढ़ने की कोशिश की तो आप कोशिश करेंगे लेकिन ज़्यादा कोई सफलता नहीं मिलेगी। तो अभी तक पीवाईक्यू सिलेबस सबके माध्यम से जो समझ बन पाई कंसेप्ट्स की है, उसके साथ साथ कुछ बेसिक डेटा, कुछ बेसिक ट्रेंड पता होना चाहिए और साथ ही विश्लेषणात्मक दक्षता आप में होनी चाहिए कि मैंने ये पढ़ा है। जैसे इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। अभी हमने एक प्रश्न देखा, प्रश्न क्या था? क्या बाजार अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास संभव है? आपने बाजार अर्थव्यवस्था पढ़ी होगी, समावेशी विकास पढ़ा होगा, हो सकता है आपने लिंक करके सोचा ना हो। ये जो सोचने का काम है कि गिवन इंफॉर्मेशन को आप कैसे प्रोसेस करते हैं, वहाँ से आप क्या निकाल पाते हैं, यही किसको दिखाता है? आपकी विश्लेषणात्मक दक्षता को दिखाता है। अगर ये है तभी आप मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का अच्छा उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि 100% प्रश्न क्लास में, मटेरियल में आपको मिल जाए ये संभव नहीं। आपने कहीं से कुछ पढ़ा, कहीं से कुछ पढ़ा, प्रश्न देखकर लगा कि पढ़ा हुआ तो लग रहा है, कुछ है, चलिए अब इस पर पॉइंट्स क्रिएट करके, कंटेंट क्रिएट करके लिखते हैं। ऐसा भी कुछ ना कुछ प्रश्नों के साथ आपको अंत में करना पड़ता है, लेकिन कब कर पाते हो? जब विश्लेषणात्मक दक्षता हो। तो अगर मैं इकोनॉमी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्रिहेंसिवली आपको कहूं तो ये तीनों चीजें महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये या ये। आंकड़े तो चीजों को कॉम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, और जब ये और ये क्लियर है तभी आप आंकड़ों को भी प्रोसेस कर सकते हो। और कई बार आंकड़े आपको नहीं भी पता तो भी आप सही उत्तर दे देते हो। क्यों? क्योंकि आपको समझ है कि अच्छा ये ऐसे हुआ होगा, ये ऐसे हुआ होगा। आप
ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। तो क्या पढ़ना है ये जरूरी है। अब किस प्रकार से पढ़ना है, संक्षिप्त बात। सबसे पहले जो भी पढ़ना है, एक तो अगर आप तैयारी नई शुरू कर रहे हैं, होलिस्टिकली सिलेबस पीवाईक्यू को देखेंगे। अगर आप थोड़े पुराने हैं और अभी तक इस रणनीति का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो जो भी क्लास में कवर होने का मैसेज आए, पहले आप उसका सिलेबस और उसका पीवाईक्यू जरूर देखेंगे और उसके बाद क्लास कीजिए। और देखिए क्लास जो एग्जाम की मांग है उसे फुलफिल कर पा रही या नहीं कर पा रही, कितना मुझे क्लास से मिल रहा है और उसके बाद क्या मुझे अपने आप ऐड ऑन करना है, करंट अफेयर की सब्जेक्ट में क्या भूमिका है। और जब आप पढ़ चुके हो उस यूनिट को, उसके बाद फिर उसके प्रश्नों को हल करके देखिए। सबसे पहले पीवाईक्यू और सिलेबस को लिंक करना सीखिए। इकोनॉमी में अगर एक टॉपिक को अप्रोच करना है तो सिलेबस और पीवाईक्यू लिंक करना है, यहां तक तो ठीक है। एक टॉपिक के साथ मैं आपको एग्जांपल देकर दिखाती हूं कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल राजकोषीय नीति एक यूनिट है, फिस्कल पॉलिसी क्या है इस यूनिट के तहत, सरकार की राजकोषीय नीति क्या है, राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या है, सब क्या है। राजकोषीय सरकार बजट बनाती है, खर्च करती है, कहाँ से प्राप्त होगा, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, खर्च इत्यादि सारी जो चीजें हैं समग्र तौर पर, इन्हें हम किसके तहत पढ़ते हैं, राजकोषीय नीति यूनिट के तहत पढ़ते हैं। सरकारी बजट भी हम इसे कह देते हैं क्योंकि राजकोषीय नीति सरकारी बजट के माध्यम से ही पूरी हो पाती है। एक तो हुआ इस यूनिट का बेसिक, क्या है राजस्व प्राप्ति, क्या है पूंजीगत प्राप्ति, क्या है खर्च, और इस प्रकार की और बहुत सारे कंसेप्ट। दूसरा, जब किसी भी यूनिट को इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो तो उसके बेसिक के साथ साथ उसका एडवांस भी तो पढ़ो। एडवांस क्या है, बेसिक में तो हमने देख लिया क्या है राजकोषीय नीति, क्या है किस किस प्रकार के खर्च, बेसिक अवधारणाएं, कौन सा किसके तहत आएगा। अब अगर सरकार के बजट की बात करें तो रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, एट प्रेजेंट ट्रेंड क्या है, किस टैक्स से हमें कितना मिल रहा है और कहाँ कहाँ हम खर्च कर रहे हैं, डिफेंस पर कितना खर्च हो रहा है, ब्याज भुगतान पर कितना खर्च हो रहा है, करंट ट्रेंड पता होना चाहिए। ये है एडवांस इंफॉर्मेशन। हमें ये पता है कि डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है, कि भाई हमारी जीडीपी अगर 100 रुपये तो उसके सापेक्ष सरकार ने कितना उधार लिया है। लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि एट प्रेजेंट ये रेशियो कितना है और पिछले कुछ सालों में इसका जो डेवलपमेंट है ये किस प्रकार का रहा। टैक्स टू जीडीपी रेशियो, जीडीपी 100 है तो उसके सापेक्ष कितने रुपए आप टैक्स से कलेक्ट कर पा रहे हो, कंसेप्ट पढ़ लिया। लेकिन ट्रेंड भी तो पता होना चाहिए कि पिछले 5-10 सालों में हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना रहा और अब कितना है, लगभग 12% के आसपास। तो जब बेसिक्स के साथ आप इन चीजों पर काम करोगे तब कहीं जाकर एक यूनिट आपकी पूरी हो पाएगी। बच्चे क्या करते हैं, या तो एडवांस चीज़ों को पढ़ लेते हैं या सिर्फ बेसिक को पढ़ लेते हैं। जब तक दोनों चीज़ें नहीं जुड़ेंगी किसी भी यूनिट की आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी। अब हो सकता है आप सेल्फ स्टडी करने वाले हो सकता है आप क्लासेस के साथ जाने वाले हो। क्लासेस के साथ जाओ तो भी तरीका यही है, बेसिक पढ़ो, उसके बाद करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं। इतनी मेहनत आपको खुद से थोड़ी करनी पड़ेगी कि आप करंट ट्रेंड को भी जहां आपने बेसिक नोट्स बनाए हैं उनके साथ शामिल कर लें। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करने वाले हैं, बेसिक मटेरियल को पढ़िए और उसके बाद जो टर्म्स हैं उनसे जुड़ा हुआ करंट का सिनारियो क्या है उसे भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब स्टैटिक और करंट उस टॉपिक को लेकर दोनों जुड़ेंगे तब कहीं जाकर वो यूनिट आपकी पूरी होगी। क्लियर है? तो बेसिक कंसेप्ट्स पर काम कीजिए और साथ ही जब वो हो जाए तब आप एडवांस लेवल की चीज़ों पर भी काम कीजिए, वहाँ से आपकी कोई यूनिट पूरी होगी। पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद पीवाईक्यू को जरूर कवर करने की कोशिश कीजिए ताकि पता चले कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उससे मेरे कितने प्रतिशत प्रश्न बन पा रहे हैं, अप्रोच सही है या नहीं है, या पढ़ने के तरीके में बदलाव करने की आवश्यकता है। जैसे कई बार हम कंसेप्ट्स को पढ़ जाते हैं, हम रट लेते हैं, लेकिन जब अप्लाइड प्रश्न पूछे जाते हैं तो रटा हुआ ज्ञान काम नहीं आता। तब समझ में आता है कि नहीं, समझना पड़ेगा, एप्लीकेशन है, अच्छा ये घटने से ये बढ़ता है, ये घटता है, ये सहसंबंध भी मुझे पकड़ने पड़ेंगे। तो पढ़िए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, बेसिक और एडवांस। अभी तो बेसिक ही करेंगे आप लोग, उसके बाद एडवांस को भी लिंक करके पढ़ने की कोशिश करनी है। जहाँ तक बात है करंट अफेयर की, करंट अफेयर में मैंने पहले भी बताया, इवेंट प्लस डेवलपमेंट दोनों पर नजर रखनी है।
साथ ही करंट अफेयर के बहुत सारे स्रोत हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। डेली न्यूज़पेपर भी है, क्लियर है, जो बच्चे न्यूज़ टुडे को फॉलो करते हैं वो भी है, मासिक पत्रिका भी है और ईयरली डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि हम पढ़ें तो क्या पढ़ें। सबसे पहली बात, जो अभी फाउंडेशन में है या जो फाउंडेशन शुरू करने वाले हैं उन बच्चों के लिए, आपके लिए अभी आपका मेन फोकस स्टैटिक है। किसी भी कीमत पर स्टैटिक से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रही कि करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, लेकिन प्राथमिकता में किसे रखना है, स्टैटिक को, क्योंकि जब वो क्लियर होगा तभी करंट अफेयर भी समझ में आएगा। लेकिन हाँ, जितना समय आप मैनेज कर पाओ उसके साथ करंट अफेयर को देखते जरूर चलो। क्यों? क्योंकि इतना कुछ पढ़ना होता है कि जब बहुत सारा पाइलअप हो जाता है तो उसे कवर कर पाना संभव नहीं होता। तो एक तो घबराना नहीं कि अभी करंट अफेयर बहुत समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, जितना समझ में आ रहा है 10, 20, 30, 40% उतनी समझ के साथ आप पढ़ते रहो। अभी ज़्यादा लोड, ज़्यादा भार नहीं लेना है। कर क्या सकते हो, समय मैनेज करो। 40-45 मिनट प्रतिदिन न्यूज़पेपर को देने की कोशिश करो। जितना समझ में आए अच्छा, ना समझ में आए आगे बढ़ो। लेकिन न्यूज़पेपर में जो भी पढ़ो उसे सिलेबस से लिंक करके पढ़ो। कुछ दिन के लिए एक छोटा सा हैक मैं बताती हूँ, आजकल हैक का बड़ा ट्रेंड है। कुछ दिन के लिए आप 1 महीने तक सिलेबस और न्यूज़पेपर को साथ रखो। जो भी आर्टिकल पढ़ो देखो सिलेबस में कहाँ से लिंक कर रहा है। आप देखोगे 15-20 दिन में ही अधिकांश बच्चों को पूरा सिलेबस याद हो जाएगा और फिर आपको हर बार न्यूज़पेपर या कोई भी टॉपिक पढ़ते टाइम सिलेबस नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि देखते आपको याद आ जाएगा अच्छा उस यूनिट के, ठीक है, उस टॉपिक से ये रिलेट कर रहा है, वहाँ ये जानकारी काम आ सकती है। तो इतनी छोटी छोटी मेहनत, छोटे छोटे गैप्स हैं जो रह जाते हैं तैयारी में। हम सब पढ़ते चलते हैं, अंत में कुछ समझ में नहीं आता कि अब क्या करना है। तो न्यूज़पेपर पढ़ो, लिमिटेड टाइम दो, जितना समझ में आए पढ़ो, उसके अलावा आगे बढ़ो। बाकी न्यूज़ टुडे, मासिक पत्रिका, सब में परीक्षा की जैसी मांग है उस प्रकार से वेल डिज़ाइंड आर्टिकल होते हैं। करंट अफेयर की आपकी क्लासेस भी होती हैं, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ईयरली डॉक्यूमेंट कुछ अलग नहीं, सिंपल उनका फंडा यही होता है कि वो ईयर एंड में आते हैं। मासिक पत्रिका में प्रीलिम्स मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी है, लेकिन जब आप प्रारंभिक परीक्षा दो तो मेंस की चीज़ों को क्यों ज़्यादा पढ़ो, उस टाइम लिमिटेड टाइम होता है, तो बस उसी आधार पर जो है पृथक्करण कर दिया जाता है, उससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं बनता। तो अभी के लिए बेसिक अपना न्यूज़पेपर और डेली कोई एक डॉक्यूमेंट और मासिक पत्रिका को पढ़ उठा लो और उसको साथ साथ लेकर चलो, और घबराना नहीं है, सब रेपिटेशन है। जो न्यूज़पेपर में है वही न्यूज़ टुडे इत्यादि में रहता है, जो उसमें है वही आप देखोगे मासिक पत्रिका में भी जाता है। तो ये अलग अलग डॉक्यूमेंट तो हैं, लेकिन एक क्रोनोलॉजी है। अगर आप सही से पढ़ते जाते हो तो ये मल्टीपल रिवीजन आपके बनते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अभी मेन फोकस स्टैटिक, करंट अफेयर को पढ़ना है, रणनीति क्या होनी चाहिए, और साथ ही करंट अफेयर, मासिक पत्रिका इत्यादि के आर्टिकल्स काफ़ी बल्कि होते हैं, हर एक चीज़ नहीं पढ़नी है। कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, इसका संदेश कौन देता है, PYQ, कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हर एक जानकारी पर आपको अंधा होकर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? अभ्यास आपको साथ साथ करते रहना है। वो PYQ का भी हो सकता है और मॉक टेस्ट भी। क्लासेस में आई होप कि आप लोग असाइनमेंट या जो टेस्ट इत्यादि मिल रहे हैं वो दे रहे होंगे। असाइनमेंट जो आपको टेस्ट इत्यादि मिलते हैं, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि नहीं हम अधिक से अधिक पढ़ लें, इनको हम बाद में हल करेंगे, सामान्यतः ये भ्रम पैदा होता है, लेकिन कल्याण अभ्यास से ही होगा। पढ़ो और अभ्यास करो, PYQ, मॉक टेस्ट या जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं सॉल्व करो, ताकि आप समझ पाओ कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे। तो अभ्यास यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण पिलर है। जब पढ़ लोगे बेसिक, तब कहीं जाकर दोबारा रिवीजन की बात आएगी। तो अभी रिवीजन आप लोगों के लिए, अभी के लिए उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 3-4 महीने जब 1-2 सब्जेक्ट थोड़ा पढ़ चुके होंगे, तब ये मामला बनेगा कि चीज़ों को हम रिवाइज कैसे करें। जहाँ तक बात है नोट्स की, मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगी कि नोट्स बनाने के लिए अभी आप लोग तैयार नहीं हो, जो बच्चे नए हैं। कारण क्या, हम नोट्स क्या से बनाते हैं कि देखिए इस टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो उनको मैं लिख लूँ। लेकिन ज़रा सोचिए, जब मुझे परीक्षा का ही ज्ञान नहीं, मुझे पता ही नहीं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मेरे नोट्स परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट होंगे?
उत्तर है नहीं। तो पहले थोड़ी समझ बनाइए, पहले एक बार बेसिक एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, कंप्लीट कीजिए, फिर सिलेबस पीवाईक्यू को देखिए, अपनी समझ को बेहतर कीजिए, उसके बाद कहीं जाकर आप नोट्स पर विचार करेंगे। फर्स्ट रीड के साथ नोट्स बनाने की गलती नहीं करना, समय भी जाएगा और मैक्सिमम ये संभावना है कि नोट्स में आपने वो चीज़ें लिखी होंगी जो इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि सबसे कम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना परीक्षा की मांग को समझे ऐसा होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो ये थे कुछ छोटे छोटे से सुझाव। अंत में जो एक महत्वपूर्ण सुझाव है वो ये है कि अगर आप चाहे तैयारी के क्रम में हैं या आप लोग नए हैं, तैयारी या यूपीएससी एग्ज़ाम को मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं बनाना है, यानी दीवा स्वप्न या कल्पनाओं में नहीं जीना है। परीक्षा की वास्तविकता को समझकर आपको मेहनत करनी है, क्योंकि सब बच्चों से इंटरेक्शन होता रहता है। जो अनुभव है वो ये है कि बच्चे परीक्षा से पहले अपने आप को आईएएस आईपीएस समझकर बैठ जाते हैं, एटीट्यूड वो बना लेते हैं। जितना ग्राउंडेड रहोगे, जितना वास्तविकता से रूबरू रहोगे, उतना ही अच्छे से आप कठिन परिश्रम कर पाओगे। क्लियर है? तो यहाँ पर मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं, अब्दुल कलाम जी की लाइनें आपके लिए मददगार हो सकती हैं कि स्वप्न वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। इसका तात्पर्य यह नहीं कि आज रात से आपको जगना शुरू कर देना, इसका मतलब ये है कि आप अंदर मन से जागो और अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ो, है ना। कल्पनाओं में या इधर उधर की बातें या चीज़ों में अपना समय व्यतीत नहीं करना है। जितनी चीज़ें जो करना इस परीक्षा के लिए उपयोगी है उतना कीजिए। और सुझाव ये है कि रात में जागने का मतलब वास्तव में रात में नहीं जागना, बल्कि दिन के समय को यूटिलाइज कीजिए। जितने भी सारे विचलन हैं उनसे अपने आप को बचा कर रखिए। जब भी पढ़े फ़ोन वोन सब साइड में रख कर पढ़िए, क्योंकि सोशल मीडिया आज के समय में काफ़ी बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन चुका है ना। तो ये सारी कुछ छोटी छोटी बातें हैं। आई होप कि इकोनॉमी को लेकर आप लोगों का डर भय थोड़ा कम हुआ हो, और साथ ही आपको ये समझ में आया हो कि बिना सिलेबस, बिना पीवाईक्यू के समझे आप सही दिशा में आगे बढ़ पाओगे, ये हम सुनिश्चित तौर पर नहीं कह सकते। तो अगर सुनिश्चित करना है तो जिन बातों पर यहाँ पर चर्चा हुई है उन बातों पर आप ध्यान देंगे। इसी के साथ इतना धैर्य से सारी बातें सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।